जिक्र है 239। बिल्कुल, ये संख्या सच में बहुत बड़ी है ना? जो अगर कोई हर हफ्ते एक झरने को देखने जाए तो भी सारे देखने में लगभग 4.5 साल लग जाएंगे। सही कैलकुलेशन है। तो आज की हमारी ये डीप डाइव किसी बोरिंग भूगोल की क्लास जैसी बिल्कुल नहीं होने वाली है। आज हम एक बेहद रोमांचक भौगोलिक यात्रा पर निकलने वाले हैं, उत्तर में सरगुजा के घने जंगलों से लेकर दक्षिण में बस्तर की घाटियों तक। हाँ, और ये उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा शॉर्टकट है जो प्रकृति के चमत्कारों को समझना चाहते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस खजाने को डिकोड करते हैं। मुझे सबसे पहले ये समझना है कि आखिर ये झरने बनते कैसे हैं? क्या जमीन के अंदर से कोई पानी का स्रोत फूट पड़ता है? देखिए, ये सवाल इस पूरी चर्चा की नींव है। अगर हम इसके वैज्ञानिक पहलू पर गौर करें तो जलप्रपात कोई जादुई घटना नहीं है। ये पृथ्वी की सतह पर होने वाली एक बहुत ही धीमी लेकिन बेहद ताकतवर प्रक्रिया है। धीमी प्रक्रिया? हाँ, आसान शब्दों में कहें तो जब किसी नदी का बहता हुआ पानी किसी ऊंचाई वाले खड़े ढाल से बहुत तेजी के साथ नीचे गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। इसके निर्माण के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है चट्टानी संरचना में विषमता और असमान अपर्दन। असमान अपर्दन मतलब आसान भाषा में अगर कहें तो जब नदी के रास्ते में कठोर और मुलायम दोनों तरह की चट्टानें एक साथ आ जाती हैं तो पानी नरम मिट्टी को काट देता है। सटीक विश्लेषण, बिल्कुल ऐसा ही होता है। मुलायम चट्टानें पानी के साथ बह जाती हैं और जो कठोर चट्टानें होती हैं वो अपनी जगह खड़ी रहती हैं। और फिर एक खाई बन जाती है, जिससे एक गहरी खाई बन जाती है और पानी ऊपर से नीचे गिरने लगता है। इसके अलावा कई बार भूखंड में अचानक उत्थान होता है, यानी टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण जमीन ऊपर उठ जाती है या भूकंप से दरारें बन जाती हैं। प्रकृति की ताकत सच में अद्भुत है। अच्छा, सोर्स मटेरियल में एक ऐसा तथ्य है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। कौन सा? एक तरफ हम 239 झरनों की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के पूरे नक्शे में 4 जिले ऐसे हैं, जांजगीर चांपा, रायपुर, दुर्ग और बेमेतरा, जहां आज तक कोई भी जलप्रपात ज्ञात ही नहीं है। हाँ, ये विषमता ही तो इस भूगोल को खास बनाती है। मतलब एक तरफ पानी का इतना विशाल भंडार गिर रहा है और कहीं जमीन एकदम समतल है। इसका कारण ये है कि ये जो 4 जिले हैं ना, ये महानदी बेसिन के बिल्कुल मध्य भाग में आते हैं। ये इलाका मैदानी है, जिसे छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा भी कहा जाता है। अच्छा, तो वहां ऊंचाई नहीं है? बिल्कुल, यहाँ नदियां शांत होकर बहती हैं, कोई खड़ी ढाल नहीं है। इसके विपरीत राज्य का उत्तरी और दक्षिणी हिस्सा पहाड़ी है, जहां पानी को ऊंचाई से गिरने का मौका मिलता है। और जब हम ऊंचाई की बात कर ही रहे हैं तो प्रदेश के सबसे बड़े रिकॉर्ड्स पर नजर डालना जरूरी है। मैंने हमेशा पढ़ा था कि बस्तर के तीरथगढ़ जलप्रपात को सबसे ऊंचा माना जाता है, जिसकी ऊंचाई करीब 300 फीट है। दशकों तक किताबों में यही दर्ज था, लेकिन अब ये ताज जशपुर जिले के मकरभंजा जलप्रपात के पास है। मकरभंजा? हाँ, महानदी के समीप स्थित इस जलप्रपात की ऊंचाई 450 फीट मापी गई है। 450 फीट, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। 300 से सीधे 450। बिल्कुल, ये इस बात का प्रमाण है कि इन घने जंगलों में अभी भी कितनी चीजें खोजी जानी बाकी हैं। सोचिए जरा, ये किसी 45 मंजिला इमारत से गिरते हुए पानी जैसा दृश्य होगा। ऊंचाई के बाद अगर चौड़ाई की बात करें तो चित्रकूट जलप्रपात का जिक्र तो आना ही है। हाँ, जिसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है कि वर्षा ऋतु में यह एक अलग ही रौद्र रूप ले लेता है। मॉनसून के दौरान चित्रकूट को देखना एक अलग ही स्तर का अनुभव है। जब इंद्रावती नदी उफान पर होती है तो ये घोड़े की नाल के आकार में फैल जाता है। इसकी चौड़ाई 300 मीटर तक पहुंच जाती है। 300 मीटर? बाप रे! और जब 90 से 95 फीट की ऊंचाई से ये मटमैला पानी एक साथ गिरता है तो उसकी आवाज आप मीलों दूर से सुन सकते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा होगा वो। चलिए अब इस पूरी यात्रा को थोड़ा व्यवस्थित करते हैं। उत्तर से शुरू करते हैं, सरगुजा संभाग से। इसे जलप्रपातों का हब कहना गलत नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। उत्तर का ये पठारी इलाका नदियों के उद्गम का प्रमुख केंद्र है। अगर हम मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले से शुरू करें, जिसे शॉर्ट में MCB कहते हैं, वहां 7 प्रमुख जलप्रपात हैं। सबसे अहम है हसदेव नदी पर स्थित अमृतधारा जलप्रपात। यहाँ तापसी बाबा का आश्रम भी है। और इसी MCB जिले में एक और नाम है, अकुरी नाला। इसकी खासियत है कि ये विशाल चट्टानों और इतने घने जंगलों से घिरा है
कि सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती है। जी, और इसी वजह से वहां हमेशा एक प्राकृतिक ठंडक बनी रहती है। लोग इसे कोरिया का एयर कंडीशनर कहते हैं, मतलब गर्मियों में बिजली का बिल बचाने की बेहतरीन जगह। सही कहा, यह नाम उस जगह के माइक्रो क्लाइमेट को अच्छे से समझा देता है। इसके पड़ोसी जिले कोरिया में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के भीतर नीलकंठ सहित 4 जलप्रपात हैं। और सूरजपुर में? सूरजपुर जिले में ये संख्या 12 है, जहां रिहंद नदी पर रकसगंडा और पिंगला नदी पर कुंदरू घाग जैसे झरने हैं। बलरामपुर जिले में भी 12 जलप्रपात दर्ज हैं। सिमरसोत अभयारण्य के बीच चनन नदी पर पवई और तातापानी काफी प्रसिद्ध हैं। लेकिन पूरे सरगुजा संभाग में जो जिला सच में वाटरफॉल हब का ताज पहनता है वो है जशपुर। यहाँ संभाग में सर्वाधिक 22 जलप्रपात मौजूद हैं। 22? जशपुर तो सच में हब है। और जशपुर की जो बात मुझे दिलचस्प लगती है वो है यहाँ के जलप्रपातों के पीछे की कहानियां, जैसे रानीदाह जलप्रपात। रानीदाह के पीछे क्या कहानी है? स्थानीय किंवदंती है कि यहाँ उड़ीसा की एक रानी ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी और उसी के बाद इसका नाम रानीदाह पड़ गया। इसके अलावा ईब नदी पर गुल्लू जलप्रपात है और वो 450 फीट ऊंचा मकरभंजा भी जशपुर में ही है। कहानियां इन जगहों को हमेशा के लिए अमर कर देती हैं। वैसे सरगुजा जिले में कुल 17 जलप्रपात हैं। मांड नदी पर सरभंजा काफी लोकप्रिय है। लेकिन मुझे मैनपाट क्षेत्र के नाम सुनकर थोड़ी हंसी आई। टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट और मेहता पॉइंट, ऐसा लगता है जैसे किसी ब्रिटिश हिल स्टेशन का मैप देख रहे हो। हाँ, ये नाम निश्चित रूप से बाद में दिए गए हैं, शायद पर्यटकों की सुविधा के लिए। अब अगर हम उत्तर से थोड़ा नीचे मध्य क्षेत्र की ओर आएं, तो बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग का अलग ही नजारा है। बिलासपुर संभाग में कुल 44 जलप्रपात दर्ज है और यहाँ एक जिले का दबदबा साफ दिखता है, कोरबा। 18 जलप्रपात अकेले कोरबा में है। इसका कारण है कि कोरबा में हसदेव और उसकी सहायक नदियों का बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है। केंदी नदी पर केंदी जलप्रपात और चोरनई नदी पर देवपहरी इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। कोरबा के कुछ और नाम भी बहुत आकर्षक हैं। सतरेंगा, नागिन जलप्रपात, बुगबुगा, परसाखोल और रानी झरियां। गौरेला पेगला मरवाही जिले में झोझा और भैंसाझार, और मुंगेली में डोलगी परसतारा नाम के झरने भी इसी संभाग में हैं। रायगढ़ की बात करें तो वहां का सबसे प्रसिद्ध झरना है राम झरना। इसके साथ एक बहुत गहरी पौराणिक मान्यता जुड़ी हुई है। हाँ, कहते हैं कि वनवास के दौरान जब माता सीता को बहुत प्यास लगी थी, तब भगवान राम ने अपने बाण से धरती पर प्रहार किया और वहां से ये झरना फूट पड़ा। विज्ञान अपनी जगह है, लेकिन पौराणिक कथाओं और भूगोल का ये संगम ही तो हमें इन जगहों से जोड़ता है। रायगढ़ में दालधोवा, सलीहा, पोरिया, परसदा और चेरचेरागढ़ भी हैं। और अगर हम नए जिलों को देखें तो शक्ति में 5 जलप्रपात हैं, जिनमें दमाऊ दरहा, जिसे गूंजी तीर्थ कहा जाता है, वो प्रमुख है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में गोमर्डा अभयारण्य के अंदर माडोसिल्ली और मकरी दरहा आते हैं। अब रायपुर संभाग का रुख करते हैं। यहाँ कुल 28 जलप्रपात हैं। बलौदा बाजार भाटापारा जिले में 6 जलप्रपात हैं। सिद्ध बाबा आश्रम के पास सिद्धखोल, आमाझरिया और देवधारा। और महासमुंद जिले की तरफ बढ़ते हैं तो 7 देवधारा का नाम आता है। ये बल्मदेही नदी द्वारा बाणवापारा अभयारण्य के बीच बनता है। महासमुंद में शिशुपाल पर्वत पर एक घोड़ाधार नाम का झरना भी है। शिशुपाल पर्वत वैसे भी ट्रेकिंग के लिए मशहूर है। रायपुर संभाग के बाद गरियाबंद जिले के बिना तो अधूरी है, क्योंकि यहाँ 16 जलप्रपात हैं और ये बड़ा पर्यटन हब है। जतमई और घटारणी के बारे में तो सबने सुना ही है। इसके अलावा उदंती अभयारण्य में गोदना और मैनपुर क्षेत्र में कुलाब है। धमतरी जिले में वैसे तो केवल 2 ज्ञात जलप्रपात हैं, नरहरा और पवई रानी, लेकिन यहाँ पगार श्रृंखला के जलप्रपातों का जिक्र करना बहुत जरूरी है, खासकर चिंगरा पगार। चिंगरा पगार, हाँ, ये फ्लैश फ्लड यानी अचानक आने वाली बाढ़ के लिए चर्चा में आ गया था। मॉनसून में जब कैचमेंट एरिया में अचानक तेज बारिश होती है तो शांत दिखने वाला झरने में सेकंडों के भीतर लाखों लीटर पानी आ जाता है। सच में, पानी जितना जीवन देता है उतना ही रौद्र भी हो सकता है। अब दुर्ग संभाग की बात करते हैं। ये प्रदेश में सबसे कम जलप्रपात वाला संभाग है, केवल 15। हाँ, और हमने शुरू में कहा था कि दुर्ग और बेमेतरा में तो 0 है। इस संभाग में ज्यादातर झरनों पर कबीरधाम
यानी कवर्धा जिले का एक अधिकार है। क्योंकि कबीरधाम मैकल पर्वत श्रेणी के किनारे बसा है तो यहाँ 12 जलप्रपात मिल जाते हैं। भोरमदेव अभयारण्य के भीतर रानी दहरा जलप्रपात है और हाफ नदी पर कवलधारा और घोगरा जैसे झरने हैं। बालोद में सियादेवी प्रसिद्ध हैं। खैरागढ़ में ठाड़ी या जिसे ठंडा पानी कहते हैं वो है। मध्य क्षेत्र को समझने के बाद अब हम उस पड़ाव पर पहुंच रहे हैं जो सही मायनों में जलप्रपातों का स्वर्ग है, बस्तर संभाग। बस्तर की टोपोग्राफी, जिसे दंडकारण्य का पठार कहते हैं, जलप्रपातों के लिए बेहतरीन है। एक ही संभाग में सर्वाधिक 78 जलप्रपात। 78? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। कांकेर जिले में 12 है, पिंजड़िन घाटी में चरेमर्रे और दूध नदी पर मलाजकुडुम। और नारायणपुर की तरफ जाएं तो वहां 9 जलप्रपात हैं। खुरसेल नदी का खुरसेल और झारा घाटी का नोगोबाबा। लेकिन जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है हांदावाड़ा जलप्रपात। हांदावाड़ा, इसे मलकुलवाड़ा या गोदेर घुमुर भी कहते हैं ना? बिल्कुल। सोर्स मटेरियल में इसकी भव्यता की तुलना सीधे सीधे किसी बाहुबली जैसे दृश्य से की गई है। मीलों तक फैले घने जंगल और उनके बीच से गिरता हुआ विशाल सफेद पर्दा। सुन के ही ऐसा लग रहा है कि बैग पैक करके भी निकल जो। बस्तर जिले में 25 जलप्रपात हैं। हमने तीरथगढ़ की बात की थी जो मुनगा बहार नदी पर है। इसी उद्यान में कांगेर धारा और झूलना दरहा भी हैं। और यहाँ एक और झरना है जिसे छत्तीसगढ़ का मिनी नियाग्रा कहा जाता है, तामड़ा घुमर। ये विंता घाटी में मयूरा नदी पर है। कोंडागांव जिले में भी 13 अजूबे हैं। कुमारी पर्वत पर भरडे जलप्रपात है और वहाँ एक झरना है मुत्ते खड़का जो बहुत अनूठा है। इसका प्रवाह बिल्कुल किसी औरत की साड़ी की सिलवटों जैसा दिखाई देता है। जी, प्रकृति भी कैसी कमाल की मूर्तिकार है। हाँ, दक्षिण बस्तर की तरफ आगे बढ़े तो दंतेवाड़ा में 8 जलप्रपात दर्ज हैं, जिनमें सूरतगढ़ प्रमुख है। और सुकमा में 5 हैं। शबरी नदी पर रानी दरहा, गुप्तेश्वर और मालगेर नदी पर मालगेर, इंदुल। इसी दक्षिणी क्षेत्र में बीजापुर जिला आता है, जहां इंद्रावती नदी पर 7 धारा जलप्रपात स्थित है। 7 धारा, इसकी 7 धाराओं के नाम अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और सोर्स मटेरियल में इसे याद रखने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक दी गई है। हाँ, ये ट्रिक कमाल की है। इसे ऐसे याद रखें, पहली है शिवधारा, दूसरी शिव चित्रधारा, तीसरी कृष्णधारा, चौथी पांडवधारा, पांचवी बाणधारा, छठवीं बोधधारा और 7वीं कपिलधारा। मतलब ये पौराणिक चरित्रों के क्रम पर आधारित है। शिव, फिर कृष्ण, फिर पांडव, फिर बाण, बोध और कपिल। बिल्कुल, इस तरह ये 7 धाराएं क्रम से याद हो जाती हैं। जब याद रखने की बात हो ही रही है तो इस एटलस में कुछ ऐसे बोनस तथ्य हैं जो बड़े जानकारों को भी कंफ्यूज कर देते हैं, जैसे रानी शब्द से जुड़े नाम। ये भ्रम दूर करना बहुत जरूरी है। देखिए, 3 नाम हैं, रानी दाह, रानी दहरा और रानी दरहा। तीनों सुनने में एकदम एक जैसे लगते हैं। हाँ, सबसे पहले रानी दाह। ये जशपुर जिले में है, जहां उड़ीसा की रानी ने आत्महत्या की थी, इसलिए नाम में दाह यानी जलना जुड़ा है। अच्छा, और रानी दहरा? दूसरा है रानी धरा। ये कबीरधाम जिले में भोरमदेव अभयारण्य में आता है। और तीसरा है रानी दरहा। ये एकदम दक्षिण में सुकमा में शबरी नदी पर स्थित है। तो रानी दाह उत्तर में, रानी दहरा मध्य में और रानी दरहा दक्षिण में। इसके अलावा 2 और रानियां हैं, एक मैकल रानी जो कबीरधाम में है और पवई रानी जो धमतरी में है। इसी तरह पानी और धारा वाले नामों में भी समानता है। बिलासपुर में औरा पानी है, जबकि बलरामपुर में औरा झरिया है। बलरामपुर में ताता पानी और उबका पानी दोनों है। जशपुर में सिंध पानी है तो सक्ती में झोंझा पानी है। और अगर हम धारा शब्द को देखें, अमृत धारा एमसीबी जिले में है, 7 धारा बीजापुर में है, 7 देवधारा महासमुंद में है और देवधारा नाम से बलौदा बाजार और बीजापुर दोनों जगह जलप्रपात हैं। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि ये 239 से अधिक जलप्रपात सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है। नदियां हैं तो पहाड़ है, पहाड़ हैं तो झरने हैं और झरने हैं तो जंगल है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस पूरे एटलस का अध्ययन करने के बाद एक बहुत ही गंभीर सवाल मन में उठता है। कैसा सवाल? सोर्स मटेरियल के अंत में लिखा है कि आज भी कई जलप्रपात खोजे जाने बाकी हैं। ये बात जितनी उत्साह जगाती है, उतनी ही चिंता भी पैदा करती है। चिंता क्यों? नई खोज तो अच्छी बात है ना।
नई खोज अच्छी बात है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिन प्राकृतिक अजूबों को आज हम मैप कर रहे हैं, क्या जलवायु परिवर्तन और जंगलों की कटाई के कारण भविष्य में ये ऐसे ही बहते रहेंगे? ये तो है। या फिर आने वाले दशकों में ये केवल पीडीएफ और एटलस के पन्नों में ही सिमट कर रह जाएंगे? अगर नदियां सूख गईं, तो इन जलप्रपातों से जुड़ी वो प्राचीन किंवदंतियां कहाँ जाएंगी? ये सच में झकझोर देने वाला विचार है। हम भूगोल पढ़ते हैं ताकि दुनिया को समझ सकें, लेकिन शायद हमें इसे बचाना भी सीखना होगा। बिल्कुल। क्या कर सकते हैं? आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही। इन विशाल झरनों को हमारे साथ एक्सप्लोर करने के लिए शुक्रिया। सीखते रहिए और अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखिए।